हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल हमने लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको एक गिफ्ट का क्वेश्चन उसका करवाने वाली हूँ, तो दैट रिवीजन हो जाए। तो थोड़े बहुत आपके डाउट्स रह गए होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे गिफ्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि टैक्सेशन के 5 हेड्स हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट हम कंप्लीशन पे ही हैं। टैक्सेशन को हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन 1 वीक, 1 और 2 वीक। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि एक दिन मैराथन सेशन ले, मैराथन सेशन फॉर कंप्लीट टैक्सेशन, पांचों हेड्स और बाकी जो भी टॉपिक बच गए सब कंप्लीट टैक्सेशन, सो दैट एग्जाम से 1 डे बिफोर यू कैन रेफर दैट ओनली। आप वो रेफर करें तो आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। ठीक है, वो हम करने वाले हैं। आई विश कि वो, मैं चाहती हूँ कि वो मैं लाइव लूं। देखते हैं, अगर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो लाइव में तभी मजा है, अदरवाइज तो फिर मैं रिकॉर्डेड डालूं या लाइव डालूं से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, मैराथन सेशन ऑफ द टैक्सेशन, टैक्स का कंप्लीट टैक्स रिवाइज करेंगे, वही टैक्स का जो क्लिप रहेगा, वही टैक्स का जो लेक्चर रहेगा, लास्ट डे रिवीजन को आपको काम आएगा। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम पे। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक गिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए। देखिए, आपने एचयूएफ की इनकम निकालनी है। 1 पॉइंट, सिंगल सिंगल पॉइंट डिस्कस करते हैं, ताकि कहीं भी आपको कंसेप्चुअल गैप रह गया होगा तो वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। देखिए, अखिल एचयूएफ रिसीव्ड 75,000 इन कैश फ्रॉम द नीस ऑफ द अखिल। ये नीस क्यों बोला हुआ है, ये रिलेशन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रिलेटिव से मिलने वाली कोई भी चीज एग्जाम्प्ट होती है। पर हमने क्या पढ़ा था कि ब्रदर सिस्टर के बच्चे भी आगे रिलेटिव है? जी नहीं, ब्रदर और सिस्टर खुद के भी और स्पाउस के भी, वो तो रिलेटिव्स थे, पर उनके आगे बच्चे रिलेटिव नहीं थे। अगर यहाँ पे रिलेटिव होते तो क्या हो जाता, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव बन जाता, तो नील वैल्यू आ जाती। बट यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, तो उससे हमने क्या करता था, क्या करना था, अगर रिलेटिव नहीं है तो हमने क्या देखना था, मनी मिला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, या मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है। यहाँ पे मनी मिला है। अगर मनी मनी मिली है तो मनी कितना, 50 से अबव है, तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नीस जो है, नीस इज नॉट अ रिलेटिव, तो क्या हो जाएगा, अगर वो एग्रीगेट अमाउंट जो भी मिला है 50 से अबव है, तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए, नितिशा, अ मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ, मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ, फादर के एचयूएफ की वो मेंबर है। एचयूएफ के मेंबर तो रिलेटिव होते हैं। ट्रांसफर्ड हाउस प्रॉपर्टी टू एचयूएफ, एचयूएफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए विदाउट कंसिडरेशन। एक बात बताओ, डॉटर सन रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होता है? जी बिल्कुल कवर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव से मिला है, आगे आपको कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि रिलेटिव से मिला है तो वो नॉन टैक्सेबल है। तो जितना भी अमाउंट हो दैट इज नील वैल्यू, क्यों, क्योंकि वो रिलेटिव से मिला है। ठीक है। इसके बाद चलिए, मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर फ्रॉम ए लिमिटेड फ्रॉम फ्रेंड, उसको फ्रेंड से ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी पे मिला है। आप एक बात बताइए, किस ओकेजन पे गिफ्ट मिलता तो वो फ्री था? ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, नॉट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, ध्यान रखिए। तो कितना मिला, ध्यान रखिए, एक सिंगल पर्सन से नहीं देखेंगे, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट चेक करेंगे हम, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट। तो यहाँ पे कितना मिला, 100 शेयर मिले और एक शेयर की वैल्यू 100 है, 10,000 का तो ये गिफ्ट मिला। ही ऑल्सो रिसीव ज्वेलरी भी मिली उसको, कितने की, 45,000 की। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट उसको कितना मिला, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट मिला 55,000, विच इज एक्सीडिंग द 50,000। अगर 50 से एक्सीड कर रहा है तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल। तो क्या है, होल अमाउंट इज टैक्सेबल। तो कंप्लीट 55,000 इज टैक्सेबल। तो कंप्लीट 55,000 इज टैक्सेबल। उसके बाद देखिए, किशन एचयूएफ गिफ्टेड ए कार टू सन ऑफ कर्ता, सन ऑफ कर्ता को दिया है अचीविंग द गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। किसने दिया है, किशन। एचयूएफ जो है गिफ्टेड ए कार टू सन कर्ता। अब सिंपल सी बात है,
देखिए कार गिफ्ट करी है, वो क्या कह रहा है, कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी की, अब हमने कहा था कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से जो हमने कैपिटल एसेट में डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन की एसेट में आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो गिफ्ट भी नहीं माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए गिफ्ट तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे मिलेगा ना, लेकिन हमने सेक्शंस कैपिटल गेन में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो प्लीज रेफर द कैपिटल गेन, दीज ऑल आर लिंकेज, ये सब चैप्टर लिंक करेंगे, सो प्लीज रेगुलरली स्टार्टिंग से देखिए, कंप्लीट लेक्चर्स देखिए, ठीक है। कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही नहीं है तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो गिफ्ट कैसा, टैक्स कैसा लगेगा, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गिफ्ट के पॉइंट, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, इनकम इंक्लूडेड इन द अदर पर्सन, मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए, जिन चैप्टर्स के मुझे लगता है कि हैंड रिटन नोट जरूरी हैं, वो मैं हैंड रिटन नोट से करवा रही हूँ, बट जो चैप्टर्स मुझे लग रहा है कि कुछ बनता ही नहीं है हैंड रिटन नोट्स बनाना, तो उसके लिए आई एम रेफरिंग द बुक के नोट्स, ठीक है। ये आप, अगर आपको चाहिए, आपके पास कोई भी बुक है, ये सब में मिलेगा, क्योंकि प्रोविजन तो सेम रहेंगे ना, तो आप अपनी फॉलो कीजिए। इन केस कोई न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, उनको नोट्स नहीं, मैं अगर कोई मेरे से पढ़ रहा है तो डोंट वरी, मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ आपको। आपको ये नोट्स डाउनलोड करने की जरूरत, डाउनलोड कर लीजिए, आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे मेरे से पढ़ रहे हैं तो दीज ऑल विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लबिंग। एक बात बताओ, डे वन मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस था। हमने बताया था डायरेक्ट टैक्सेस जिसकी इनकम है उसी पे लगाया जाता है, यही हमने पढ़ा था, बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या है, जिसकी इनकम है उसी पे लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे क्या होता है, क्या हो रहा है, जहां पर जिसकी इनकम है उसको टैक्स नहीं लग रहा है, उसकी इनकम किसी और के हैंड में क्लब की जा रही है, इकट्ठी की जा रही है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग द चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। बुक से ध्यान से पढ़िए, आपको इसका थोड़ा बेयर टेक्स्ट में रीड करवाने वाली हूँ। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट असेसी इज जनरली टैक्स, असेसी को जनरली टैक्स किसके रिगार्डिंग लगता है, ओन इनकम के रिगार्डिंग, उसकी खुद के इनकम के रिगार्डिंग टैक्स लगता है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे उसको अनदर पर्सन का भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, अनदर पर्सन का भी टैक्स देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि अगर क्लबिंग से थ्योरेटिकल पोर्शन आता है तो आपको अपना आंसर 150 टू 200 वर्ड में लाने के लिए यू हैव टू राइट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपको मटेरियल गैदर करना है सो दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम, ठीक है। ध्यान से देखिए, जनरली क्या होता है, किसी भी पर्सन को अपनी खुद की इनकम पे टैक्स देना होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे क्या होगा, जहां पे पर्सन को किसी और की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। दीज प्रोविजन आर सेम, ये प्रोविजन सेक्शन 60 से सेक्शन 65 में कंसिडर किए गए हैं, दिए गए हैं, जहां पे किसी और की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। चलिए क्या देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, रीजंस क्या है ऐसा बनाने का, हम पढ़ते हैं डिटेल में विद रीजंस विद लॉजिक, सो दैट यू डू नॉट हैव टू मग अप। आपको अगर कोई रट्टा भी लगाना है तो उसका भी एक तरीका होता है, समझोगे तो रट्टा भी आसानी से लग जाता है, बट अगर समझ ही नहीं हो तो रट्टा कैसे लगेगा आपको। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या कहता है, मान लो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सेक्शन 60 क्या कहता है, मैं अपने, मेरे पास मेरी इनकम बहुत है, बहुत सारा टैक्स लग रहा है मेरी इनकम पे, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। अब मुझे पता है, मैं क्या सोच रही हूँ, अगर इसका रेंट आएगा, अगर इसका रेंट आएगा तो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा, मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मुझे तो प्रॉब्लम है, मेरे फादर की तो बेसिक एग्जाम्पशन तक लिमिट है बस, क्योंकि स्लैब इंक्रीज होगी तो टैक्स रेट भी तो बढ़ेगा ना।
मेरे फादर की मान लो जीरो इनकम है, फॉर लेट्स से, अगर उनकी जीरो इनकम है तो उनके पास एग्जाम्पशन का बेनिफिट अवेलेबल है ना, बेसिक एग्जाम्पशन का, कितनी 2,50,000 और मेरी 240। मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास आया, मेरी इनकम ऑलरेडी 5 लाख है, इन केस मेरी इनकम ऑलरेडी 5 लाख है, तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर मेरे पास 2 लाख और रेंट का आ गया पैसा तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट यही अगर इनकम मेरे फादर को ट्रांसफर हो जाती है तो क्या होगा, उनकी तो इनकम है ही नहीं, तो 2 लाख पे उनको कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो ये क्या है, टैक्स प्लानिंग की गई। मैंने क्या किया, प्लानिंग करा, मैंने क्या किया, टैक्स इवेड करने के चक्कर में क्या किया, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो मैं टेनेंट को क्या बोलती हूँ, टेनेंट को मैं बोलती हूँ आपको जो भी चेक बना कर देना है, जो भी अमाउंट ट्रांसफर करना है हाउस प्रॉपर्टी का, वो मुझे नहीं देना, मेरे फादर को देना है। क्यों, आपने बस उनके नाम पे बनाना है, मैंने आपको बोल दिया। वो कहेगा मैंने तो पैसे देने, जहां मर्जी ले लो, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एक बात बताओ, ट्रांसफर करने का पर्पस क्या था, एसेट किसकी, मेरी, एसेट पे बेनिफिट किसका होना चाहिए था, मेरा। जिसकी एसेट है उससे अराइज करने वाले बेनिफिट भी तो उसी पर्सन के हो ना जिसकी एसेट है। तो मैंने क्या किया, इनकम ट्रांसफर कर दी। देखो ट्रांसफर तो कर दी इनकम, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट इनकम ट्रांसफर कर दी। तो क्या किया, तो क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है अगर आप ऐसे हो तो हम आपसे भी इंटेलिजेंट हैं। अगर किसी पर्सन ने ट्रांसफर की है इनकम, क्या ट्रांसफर की है, इनकम, ध्यान रखिए हाउस प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम पे है, इनकम ट्रांसफर की है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, एसेट आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो वो इनकम ट्रांसफरर के हैंड में आएगी। मतलब मैंने ट्रांसफर की, एसेट तो मेरी है ना, तो गवर्नमेंट कहती है वापस वापस आपके हाथ में टैक्स होगी, ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। अब ये कह रहा है दैट इज इमटेरियल वेदर इट इज रेवोकेबल इरेवोकेबल। अब मैं उसको कहती हूँ जब तक मेरा मन होगा मैं तभी तक ट्रांसफर करवाऊंगी, इन केस मुझे इनकम ज्यादा चाहिए मैं उसको कहूंगी रेवोकेबल है, मेरे को दो, मुझे इनकम ज्यादा चाहिए तो मैं टैक्स भर के भी इनकम ज्यादा दिखाने को तैयार हूँ, तो मैं अपने अकाउंट में लूंगी। तो वो कह रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने रेवोकेबल का मतलब क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप फिर से वो ऑप्शन वापस अपने पास ले लो, रेवोकेबल होता है फिर से आपके पास आ जाएगी वो चीज वापस, ठीक है। इरेवोकेबल होता है मतलब एक बार ट्रांसफर होगी वो वहीं चली गई, ठीक है, परमानेंट वाली चीज हो जाती है वो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं चाहे आपने रेवोकेबल ही करी हो चाहे आपने इरेवोकेबल ही करी हो, आपने ट्रांसफर करी इट मींस आपकी एसेट की इनकम कोई और कमा ले रहा है तो आपको वापस मिल जाएगी। क्यों, मेरे हैंड में टैक्सेबल होगी, वो 2 लाख मेरी इनकम में ऐड हो गए। क्यों, क्योंकि एसेट मेरी थी, मैंने इनकम ट्रांसफर किया। आपका चाहे जेन्युइन इंटेंशन हो कुछ भी हो, आपको वो टैक्सेबल हो जाएगी, आपको वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, ये बात ध्यान रखिए, ये था सेक्शन 60, ये था सेक्शन 60। अब सबसे बड़ी बात, जब जब सेक्शन में लूप होल्स होंगे तब तक लोग उसको वॉयलेट करेंगे, तब तक लोग उसको क्या करेंगे, वॉयलेट करेंगे और उसका बेनिफिट उठाएंगे। चलिए एक चीज हम समझते हैं यहां से, अभी तो क्या हुआ था, मैंने अपने फादर को ट्रांसफर करी इनकम, क्या ट्रांसफर करी, ओनली इनकम, मैंने क्या प्रॉपर्टी दी, नहीं। अब गवर्नमेंट ने तो आके कह दिया अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो टैक्स भी आपको लगेगा। मैं और शानी, मैंने क्या सोचा, गवर्नमेंट क्या करी, अगर मैं ऐसे इनकम ऐड कर ट्रांसफर करती रहूंगी अपने डैड को तो गवर्नमेंट तो फिर से मेरे हैंड में टैक्सेबल करेगी, उनके हाथ में तो नहीं होगी टैक्सेबल। तो मैंने क्या कहा, अब मान लो चलो इन केस मेरे फादर की जगह मेरा कोई फ्रेंड होता, मैं अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो मैंने कहा अगर मैं आपको खाली इनकम ट्रांसफर करूंगी तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी मुझे। गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट ये कहेगी आपकी एसेट है आपके हैंड में इनकम टैक्सेबल होगी। बट मैं क्या बोलती हूँ, मैंने कहा चलो मैं ना तुम मेरे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, तो मैं क्या करती हूँ मैं तुम्हें ना रेवोकेबल ऑप्शन के साथ एसेट देती हूँ। रेवोकेबल मतलब मैंने एसेट भी ट्रांसफर कर दी, मैंने एसेट भी ट्रांसफर कर दी और उसमें क्लोज डाल दिया रेवोकेबल है, मतलब जब मैं चाहूं मैं तुमसे एसेट अपनी वापस ले सकती हूँ। क्योंकि मेरे को क्या था, मुझे गवर्नमेंट से बचना था, मुझे गवर्नमेंट से बचना था, तो मैंने क्या करा, एसेट ट्रांसफर कर दी। क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट ने तो ये बोला था कि इनकम ट्रांसफर करने पे आपको टैक्स लगेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एसेट भी ट्रांसफर कर दी और उसमें एक क्लोज डाल दिया कि ये जो है रेवोकेबल सेल है, मतलब मेरा जब मन करेगा मैं वापस ले लूंगी आपसे।
तो गवर्नमेंट और इंटरेस्टिंग, गवर्नमेंट कह रही है तुम इंटरेस्टिंग, हम तुमसे ज्यादा सियाने हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको ट्रांसफर जेन्युइनली ट्रांसफर करनी थी तो इररेवोकेबल करते ना, परमानेंटली ट्रांसफर करते, सो दैट बेनिफिट भी उसको मिलता। बट आपने तो सियाने बन गए, तो आपने क्या किया, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट किया। ध्यान दीजिए, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट मतलब आपने एक क्लोज डाल दिया, अपने आप को बचाने का ऑप्शन रख लिया, कल को मेरा मन करेगा तो मैं वो एसेट वापिस ले लूंगा। तो क्या होगा, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट का केस है, तो ट्रांसफरर के हैंड में इनकम इंक्लूड हो जाएगी, ट्रांसफरर के हैंड में इनकम इंक्लूड हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पहले केस में क्या था, ओनली इनकम ट्रांसफर हुई तो भी ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड होगी। अब मैंने दिमाग लगा के एसेट भी ट्रांसफर करी, लेकिन उसमें रेवोकेबल का ऑप्शन डाल दिया, रेवोकेबल का ऑप्शन डाल दिया तो भी वो मेरे हैंड में आ गई। क्यों, गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है ना, तभी तो तुमने रेवोकेबल का ऑप्शन डाला। ठीक है, ये 2 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसी इनकम जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है, उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। उसके बाद चलिए, देखिए दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, एक जस्ट रीडिंग आप ले लीजिएगा, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कोई चांस है इनका एग्जाम होने आने का। चलिए एक मैं बेयर रीडिंग आपको लगवा देती हूँ। एक्सेप्शंस वेयर द क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट अट्रैक्टेड, मतलब चाहे रेवोकेबल ट्रांसफर है, हमने कहा जब रेवोकेबल ट्रांसफर है तो वो मेरे एंड में आ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। बट कुछ ऐसे जेन्युइन केस भी हो सकते हैं, रेवोकेबल ट्रांसफर के केस में भी आपको ट्रांसफरी को टैक्स लगेगा, मतलब ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आया, अब एक बात बताओ, लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर कर दी, तो जब मेरे को बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, जब तक उस पर्सन की लाइफ है तब तक मैंने ट्रांसफर कर दी, तो रेवोकेबल है या नहीं है, बेनिफिट तो एक्चुअल में वही उठा रहा है ना। ट्रांसफर नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, जिसको मैंने ट्रांसफर किया उसको ये बोल दिया जब तक तेरे तू जिंदा है तब तक तेरे को मिलेगा, तब तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है एसेट वापस लेने का। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसफरर के हैंड में इंक्लूड नहीं होगा। अगर वो 1 अप्रैल 61 से पहले की जाता है तो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले तो एक्ट ही नहीं था, एक्ट ही नहीं था, तो ट्रांसफर आप कैसे रोक सकोगे। ठीक है, ये आप जस्ट एक बार रीडिंग लगा लीजिए। उसके बाद चलिए, उसके बाद है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, मतलब किसी एक पर्सन की इनकम किसी दूसरे पर्सन की इनकम में ऐड हो जाएगी। वहां तो अभी हमने ऊपर जो सेक्शंस पढ़े वो एसेट के थ्रू इनकम जनरेट हो रही थी, हम वो ट्रांसफर करे थे, बट यहाँ नॉर्मल इनकम है, वो किसी और पर्सन के हेड में क्यों इंक्लूड हो जाएगी, अभी देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक पर्सन है ए, हस्बैंड है वो, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम है बी, स्पाउस हो गया। देखो स्पाउस का मतलब क्या है, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस। ठीक है, मान लो क्या हुआ, ए को एक ए किसी कंपनी के, ए किसी कंपनी के क्या है, किसी कंपनी में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किसी कंपनी में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और इस कंपनी से ए को जो मिल रही है इनकम, वो 5 लाख पर एनम इनकम मिल रही है, वो 5 लाख पर एनम इनकम मिल रही है। ठीक है, अब 5 लाख इनकम मिल रही है तो टैक्स देना पड़ रहा है, तो ए क्या माइंड लगाते हैं
कि मेरी स्पाउस तो घर पे फ्री है, फ्री भी नहीं है, चलो वो कहती है फॉर्म में एक काम करो, मेरे स्पाउस को ना अपने यहाँ पे एम्प्लॉय बना लो एंड जो आधी इनकम है वो उनके नाम पे ट्रांसफर कर दो। क्या होगा इससे? ए क्या कहता है, मुझे इस फॉर्म से 5 लाख की इनकम हो रही है जिसपे उनको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उनका टैक्स देने का मन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, और यहाँ पे इनकी चलती है, चलती का मतलब उनका अच्छा होल्ड है उस फॉर्म पे। होल्ड कैसे आता है? अगर वहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, अगर उनका वहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो वहां उनकी सारी बात मान लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए ने क्या बोला कि मेरी वाइफ को यहाँ पे ऑन पेपर एम्प्लॉय एडमिट कर लो और आधी इनकम उनके नाम पे ट्रांसफर कर दो। देखो तो क्या होगा, 2.5 लाख इनकम इनके नाम पे आ जाएगी, 2.5 लाख इनकम इनके नाम पे आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, ना तो इनको टैक्स लगेगा ना इनको टैक्स लगेगा, तो कंप्लीट इनकम क्या हो गई, एग्जम्प्ट हो गई। तो कंप्लीट इनकम क्या होगी, एग्जम्प्ट हो गई। अब इस सेक्शन से बचने के लिए, इस जो लोगों की प्लानिंग है, इस प्लानिंग से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो रेम्यूनरेशन इन कैश और काइंड, कैश में भी रेम्यूनरेशन हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ये जो 2.5 लाख हम देने की बात कर रहे हैं वो कुछ भी तरीके से दो, चाहे आप कैश में दो चाहे कोई एसेट के थ्रू दो। टू अ स्पाउस, किसको दिया जा रहा है, बी को दिया जा रहा था ना, क्योंकि एक ही स्पाउस भी है, बी को दिया जा रहा है। फ्रॉम अ कंसर्न, किस कंसर्न से मिल रहा है, जिसमें इंडिविजुअल का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो वो कह रहा है अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसको मिलने वाली इनकम भी ट्रांसफरर, जो भी इंडिविजुअल है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसके हैंड में टैक्सेबल होगी। तो गवर्नमेंट कहती है सारी की सारी 2.5 लाख कहां चली जाएगी, वापस ए के हैंड में। क्यों गई, क्योंकि एक ऐसी कंसर्न जिसमें ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, उसने क्या करा, अपने कुछ मतलब वहां से मिलने वाला, वाइफ को कुछ चाहे तो कैश में दिलवा रहे हैं वो, चाहे वो काइंड में दिलवा रही है, ठीक है। अब देखो ये जेन्युइन है नहीं है वो बाद में देखेंगे हम, जेन्युइन केस में क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ तो उसकी प्लानिंग थी, गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसा कुछ है, कोई कैश में रेम्यूनरेशन मिलता है या फिर काइंड में, किसको मिल रहा है, स्पाउस को। कौन सी कंसर्न से मिल रहा है, एक ऐसी कंसर्न से मिल रहा है जिसमें उसके स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। अगर ऐसा मिल रहा है तो सारी की सारी इनकम किसके हैंड में आ जाएगी, ए के हैंड में वो इनकम इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखो, अगर कंपनी है अगर वो कंपनी से पैसा ऐसे करवा रहा है तो कंपनी के केस में 20% ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए, ठीक है। बट अगर अदर केस है जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो 20% उसका हिस्सा किसमें होना चाहिए, प्रॉफिट में, मतलब एग्रीगेट उसको जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 20%। वो खुद को मिल रहा है या उसके रिलेटिव्स को मिला के उनका 20% और हायर हिस्सा है उस फॉर्म में, तो क्या माना जाएगा, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका उस कंसर्न में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट देखो हर बार तो प्लानिंग नहीं हो सकती ना, कुछ केसेस तो जेन्युइन भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने प्रोविजन बनाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, क्या कह रहे हैं, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, मतलब हम इकट्ठी इनकम नहीं करेंगे। अगर अगर जो स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो उसकी खुद की क्वालिफिकेशन की वजह से है। मान लो ये यहाँ पे एमडी हैं, ये उनकी वाइफ यहाँ पे क्या है, वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको भी अकाउंटिंग की जॉब, उनके पास खुद के पास है ना पोजीशन, उनके पास खुद के पास टेक्निकल नॉलेज है, तो उनको अपनी काबिलियत की वजह से मिला है। तो वो कह रहे डोंट वरी, ऐसे केसेस में हम क्लब नहीं करेंगे। वो कह रहा है क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे वेयर द रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्योंकि वो सीए थी ना, उनकी खुद की क्वालिफिकेशन थी, ठीक है। हाउ एवर डज नॉट अप्लाई वेयर द स्पाउस एट द पोजेसेस द, सिंपल सी आप इतने बात याद रखो। वो क्या कह रहे हैं, इन केस अगर वो पर्सन स्पाउस को पैसा तो मिल रहा है बट उसके पीछे का रीजन क्या है, उनकी खुद की टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज है। बी खुद की टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के साथ आई हैं मिसेस बी, मिसेस ए जो हैं वो खुद की टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के साथ आई हैं,
तो उनको मिलने वाला पैसा उनके खुद के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब उनके पास खुद के पास क्वालिफिकेशन है तो क्लबिंग का प्रोविजन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो यहाँ नहीं कहीं और जाके कमाएंगी, तो वो तो उनको मिलनी इनकम, तो उनके हैंड में ही हम टैक्सेबल कर देंगे। क्लबिंग सिर्फ तभी होगी जब उनके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बट स्टिल उनको पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे, दोनों की इनकम निकालो विदाउट दिस रेम्यूनरेशन, इस फॉर्म से मिलने वाले रेम्यूनरेशन को छोड़ के दोनों की इनकम निकाल लो, जिसकी हायर है उसके हैंड में क्लब कर दो, सारी उसके हैंड में क्लब कर दो दूसरे पार्टनर की इनकम भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या कहा। अगर टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है तो उसी के हैंड में इंक्लूडेड हो जाएगी जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बट अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो रेम्यूनरेशन को छोड़ दो, रेम्यूनरेशन को छोड़ के दोनों में से जिसका हायर है, अदर देन दैट रेम्यूनरेशन, मतलब बाकी इनकम जिसकी हायर है उसके हैंड में क्लब कर दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए उसके बाद इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस, स्पाउस को इनकम अराइज हो रही है फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ए ने बी को एसेट ट्रांसफर करी, ए ने बी को एसेट ट्रांसफर करी और बी ने उस आगे एसेट को कहीं और लगाया जिससे इनकम जनरेट हो रही है, जिससे इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी क्लब हो जाएगी। देखो ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं हो रही, where there is a transfer of asset directly or indirectly, एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस को एसेट ट्रांसफर किया, अदरवाइज देन एडिक्वेट, देखो सिंपल सी बात, अदरवाइज एडिक्वेट क्यों आ रहा है मैं आपको यही क्लियर करवा दूं, अगर ए ने बी को एडिक्वेट कंसिडरेशन पे दिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसके हाथ में कैपिटल गेन आ गया होगा, कैपिटल गेन आ गया होगा ना, मतलब वो जेन्युइन ट्रांसफर हुआ है। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तभी तो हम कहीं से पकड़ेंगे ना, कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर वो एडिक्वेट कंसिडरेशन होता, कैपिटल एसेट होती, तो क्या हो जाता, सिंपल इसके हाथ में कैपिटल गेन आ जाता ना, टैक्स लग तो जाता, गवर्नमेंट को मतलब ही टैक्स लेने से था, तो यहाँ पे हो जाता, बट केस क्या है, अदर देन एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, other than adequate consideration or in connection with the agreement to live apart, any income arising to the transferee, any income arising to the transferee directly or indirectly included in the total income of the देखो अगर आप ये देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन होता तो क्या होता, तो क्या होता, इसके हाथ में कैपिटल गेन लगता, बात वहीं खत्म हो जाती, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। ठीक है, बट इन केस एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं था, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं था, तभी तो कुछ प्लानिंग हो सकती है, तब ऐड हो जाएगा। सेकंड केस, अगर अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया है, ए और बी का डिवोर्स हो रहा है, मान लो ए और बी का डिवोर्स हो रहा है, तो अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि अब तो अलग रह रहे हैं दोनों, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, उसका अपना है, तो यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं हो सकती अगर वो सेपरेट हो रहे हैं। अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, अगर मतलब सिंपल सी बात आपको समझ में आएगा, अगर प्लानिंग की जा रही है तो ऐड होगा, अदर देन प्लानिंग है तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, देखो क्लबिंग ऑफ इनकम राइजिंग टू सन्स वाइफ, लोग क्या करते थे, मान लो फादर इन लोग क्या करते थे, उनको पता था उनके बेटे की तो खुद की इनकम आ रही है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने का कोई बेनिफिट है नहीं, तो वो क्या करते थे, सन की वाइफ को ट्रांसफर करते थे, क्योंकि वो तो हाउस होल्ड जनरली पहले यही होता था ना, वर्किंग कल्चर तो अभी स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे करते भी हैं, बट किस इन केस मान लो उनका जो उनकी खुद की इनकम है वो कम है, ठीक है, उनको लगता है कि उनके हाथ में अगर इनकम जाएगी तो क्या होगा, कम टैक्स लगेगा, तो क्या करते थे, सन्स वाइफ को ट्रांसफर करने लग जाते थे, फादर इन लॉ, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन बाय द फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, कोई भी ट्रांसफर करे तो फिर से वो क्लब हो जाएगा, फादर इन लॉ की इनकम में ऐड हो जाएगा। ये हो गए कंप्लीट। वेरी वेरी वेरी, मैं जितनी बार इसके ऊपर वेरी लगाऊं दैट इज कम वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। अगर माइनर कोई भी इनकम कमा रहा है, अगर माइनर कोई भी इनकम कमा रहा है तो वो इनकम ऑफ पेरेंट में ऐड हो जाएगी, इनकम ऑफ पेरेंट में
ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी? क्योंकि हो सकता है ना पेरेंट्स क्या कर रहे हो, बच्चे के नाम पे इनकम कमा रहे हो, करते हैं ना ट्रांसफर, उसके नाम पे कर दिया एसेट, वहां से रेंट आ रहा है, वहां पे तो कोई और प्रॉपर्टी दे दी, वहां से कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो ऑल द इनकम ऑफ माइनर इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट में इंक्लूड हो जाएगी। बट दोनों पेरेंट अगर वर्किंग है तो किस में इंक्लूड हो जाएगी? दोनों में से जिसका हायर इनकम है, दोनों में से जिसका हायर इनकम है उसमें ऐड हो जाएगी। बट अगर इंडिविजुअल ने, सॉरी, अगर माइनर ने खुद वो इनकम अपनी मेहनत से कमाई है, अपनी मेहनत क्या, कोई पेंटिंग कंपटीशन जीत गया, माइनर केबीसी में चला गया, है ना, एक आता था ना क्या आप 5वीं पास है, कुछ ऐसा आता था जिसका मिस्टर शाहरुख खान करते थे, है ना होस्ट, ऐसा कुछ। तो वो अगर शो में जाके जीत गया बच्चे, तो क्या होगा, अगर बच्चे ने खुद की स्किल से कमाए तो वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो जेन्युइन है ना, बच्चा केबीसी में गया, उसने बहुत अच्छा किया, वो वहां जीत गया, तो वो क्लब नहीं होगा, वो खुद के माइनर के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। देखो, हाउ एवर द इनकम डिराइव्ड बाय द मैनर फ्रॉम द मैनुअल वर्क, उसने खुद कुछ काम किया जैसे पेंटिंग वगैरह से किया, और फ्रॉम एन एक्टिविटी, उसके खुद की स्किल था, टैलेंट था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी, तो वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों में से किस में इंक्लूड होगी? जिनकी ग्रेटर इनकम है उसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर once the clubbing of minors income is done with one parent, it will continue to be clubbed with that parent only. Important point, अगर हस्बैंड, मान लो वाइफ की इनकम हस्बैंड से ज्यादा थी, एक साल में वाइफ में इंक्लूड हो गई उसकी इनकम, तो वो कह रहा है इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब्ड इन द दैट पेरेंट ओनली, वाइफ में ही ऐड होता जाएगा हर बार। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर में क्लब द माइनर इनकम, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है नहीं पेरेंट में, दूसरे पेरेंट में ऐड करनी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। बट अगर एक बार उसमें ऐड हो गई तो उसी में सब्सिक्वेंटली चलती रहेगी। अगर मैरिज ही नहीं रहती, अगर मैरिज रहती ही नहीं है तो किस में ऐड होगी? जर्नल सा पॉइंट है, जिसके साथ वो बेबी रह रहा है, जिसके साथ वो चाइल्ड बच्चा रह रहा है, उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाउ एवर द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है, जो एटीयू में हम पढ़ेंगे आगे डिडक्शंस में, एटीयू की डिसेबिलिटी है, तो क्या होगा, वो चाइल्ड के हाथ में होगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत बेनिफिट दिए जाते हैं हैंडीकैप्ड पर्संस को, तो वो उसी में ऐड हो जाएगी, वो क्लब नहीं होगा। बट वो आप देखो, वो कह रहा है इट मे बी नोटेड क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इवन इफ माइनर मैरिड डॉटर, कई एरियाज में क्या होता है, माइनर डॉटर्स की मैरिज हो जाती है ना, तो वो कह रहे हैं कुछ भी हो, माइनर बच्चा आपका माइनर बच्चा ही है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। ठीक है, अब एक चीज और नोट कीजिए, माइनर बच्चों के केस में जितनी भी इनकम क्लब हुई, जिसकी पेरेंट की हेड में इनकम क्लब हुई, उसको क्या होगा, 1500 आपको इन टोटल एग्जम्पशन मिलेगी। अगर मान लो दो बच्चों की इनकम क्लब हुई तो क्या टोटल 1500 मिलेगी? जी नहीं, 1500 पर चाइल्ड है, अगर दो बच्चों की इनकम हुई तो 3000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट जितनी इनकम हुई अप टू दैट इनकम ओनली। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्लबिंग ऑफ इनकम, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मिस्टर अरविंद हैज 3 माइनर चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं उनके? 3, 2 ट्विन डॉटर, 1 सन, इनकम ऑफ ट्विन डॉटर्स 2500 पर एनम ईच, पर एनम ईच 2500 पर एनम बोला, ध्यान रखो दो बच्चों की बोल रहे हैं वो, तो कितनी हो गई? 5000 हो गई। उसके बाद ईच ऑफ सन की इनकम कितनी है? 1200 पर मंथ, पर एनम 1200 है। ठीक है, ये आ गया। अब एक बात बताओ, दो गर्ल्स की कितनी हो गई? 5000 हो गई मिला के। अब एक गर्ल के केस में 1500, सेकंड गर्ल के केस में भी 1500, तो टोटल डिडक्शन कितनी? 3000। तो कितना हो गया टू गर्ल्स के केस में? इतना। बट वन चाइल्ड की इनकम कितनी थी? 1200, जो सन है उसकी इनकम थी 1200, मैक्सिमम 1500 तक डिडक्शन है, तो टोटल 1200 लेस कर देंगे हम, तो उसकी इनकम कितनी जो टैक्सेबल इसके हैंड में होगी? नील हो जाएगी, क्योंकि अप टू, आप ये नहीं कह सकते 1500 दो बाकी रिफंड करो हमें, नहीं, अप टू दैट, अप टू 1500, मतलब मैक्सिमम 1500 अलाउड है, तो ये क्या हो जाएगी? टोटल इनकम 2000 क्लब हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लबिंग ऑफ इनकम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए, अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट, फिनिश हो गया क्लबिंग। कल हम करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड,
जो बड़े बड़े टॉपिक थे ना, जो बहुत बड़े बड़े जिसपे टाइम लगता है, वो हो चुका है कंप्लीट। सिर्फ हम टोटल इनकम पे टाइम देंगे, क्योंकि टोटल इनकम का क्वेश्चन आता ही आता है, उसके क्वेश्चंस पे हम टाइम देंगे। अभी हम समझेंगे प्रोविजंस के साथ, बट एट द एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने वाले हैं। हम एक एक क्वेश्चन अपने हैंड से प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, अगर मुझे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर भी लाइव ही ले लूं, so दैट बच्चा बैठ के एटलीस्ट बैठ के क्या करेगा, एक पंक्चुअलिटी बनी रहती है। मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। हम रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और भूलना मत, आने वाला है, क्या आने वाला है, पेपर 2 बाय द एंड ऑफ दिस वीक। जी, पेपर 2 आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को डाल दूंगी। इन केस मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रह गई है तो नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। बच्चे कितने हैं जो पेपर 2 करना चाहते हैं? पेपर 2 कितने स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं लाइव? लाइव के लिए बताइए मुझे। लाइव वाले बच्चे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, क्योंकि अगर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी होते हैं तो अगर होते हैं तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, तो उतनों का बेनिफिट तो होना चाहिए ना। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव ही चले, ठीक है। हम एक टाइम फिक्स करेंगे, आप अपना अपना टाइम भी मुझे बता दीजिए कि किस टाइम पे आप लेक्चर लाइव अटेंड करना चाहते हैं। हाँ, आप एक काम कीजिए, मुझे टाइम बता दीजिए, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मेजोरिटी जो भी होगा स्टूडेंट्स का, तो उस हिसाब से हम टाइम रख के लाइव भी कर सकते हैं। हम लाइव भी देखते हैं, ट्राई मेरी यही है कि मैं लाइव ही करवाने वाली हूँ। बट आप एक बार मुझे टाइमिंग्स बता दीजिए, देख लेंगे अगर सेट बैठता है, टाइमिंग्स मैच होती है टाइमिंग्स, तो हम उस टाइम पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। प्लीज शेयर कीजिए, फैमिली को ग्रो कीजिए। जितनी ज्यादा ग्रो होगा उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि और बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैनल। यस, अभी इस चैनल पे बिगिनिंग है। मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है कि जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, तो दैट उसका कहीं भी नुकसान ना हो। किसी को रिवीजन करनी है, किसी ने पहले क्लासेस की थी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि आप हर टाइम क्लासेस लेते रहो ना। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों का बेनिफिट हो, आप लोग अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। फ्रेश बच्चे हैं वो भी कमेंट कीजिए, सो दैट हम अगला भी कुछ अच्छा प्लान कर पाए। Stay connected for more such kind of videos. Thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।